नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बजाग की, जहां दिवंगत सचिव के परिवार को सचिव संघ ने दी 21,000 की आर्थिक सहायता। आगे बात करेंगे बालाघाट की, जहां पुलिस ने सनसनीखेज अंधे कत्ल का किया खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। विकासखंड बजाग के सचिव संघ द्वारा दिवंगत सचिव उमेश साहू के शोकाकुल परिवार को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने परिवारीजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार सचिव उमेश साहू का 18 मई सोमवार को हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से सचिव संघ सहित कर्मचारियों में शोक की लहर फैल गई। उमेश साहू सचिव संघ के पदाधिकारी भी रह चुके थे और अपनी मिलनसार तथा सहयोगी छवि के लिए जाने जाते थे। सचिव संघ की ओर से हरिराम मरावी, दुर्गेश श्याम, अमर सिंह, रमेश मानिकपुरी दिवंगत उमेश साहू के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। दिवंगत उमेश साहू अपने पीछे पत्नी, एक अविवाहित पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के थाना लामता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़तापुर निवासी सुरेंद्र मंडावी की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने में घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर मिले खून के एक बूंद के निशान ने अहम भूमिका निभाई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र मंडावी के गांव की एक महिला से अवैध संबंध थे। महिला का पुत्र सोनू मंडावी मृतक के बार बार घर आने जाने और अपनी मां से संबंध होने के शक से नाराज रहता था। कई बार मना करने के बावजूद सुरेंद्र का आना जाना बंद नहीं हुआ, जिससे सोनू ने अपने साथी मिथुन सयाम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 कुल्हाड़ियां, घटना के समय पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन, खून लगी मिट्टी और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य बरामद किए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। यदि उस व्यक्ति को ऐसा रहता कि भाई मेरी माताजी के साथ इसके अवैध संबंध है और इसीलिए मैं ये घटना कारित करूंगा, तो स्पॉट बीच खेत का नहीं होता या बीच तालाब के पास नहीं होता, वो घर के आसपास कहीं मिलता। पर जो घटना स्थल है वो क्योंकि तालाब से और घर के बीच वाले खेत में है, तो ये कहा जा सकता है कि प्री मेडिटेटेड था, तैयारी के साथ थे। वरना 2 कुल्हाड़ी रखना घर में अगर ऐसा होता तो भाई घर में आप चाकू से घटना करेंगे या अगर होगा तो 1 कुल्हाड़ी से करेंगे, पर लगातार वार करना। और जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे से पीठ में पहला जो मेजर इंजरी है पीठ में और सर में है, तो मुझे लगता है कि पहले से बैठे हुए थे, जब इसको जाता हुआ देखा तो इस पे ऊपर वार किया है। उससे क्लियर हो गया था कि ये होमिसाइडल केस है, जिसको सुसाइडल बनाने की या आत्महत्या या डूबने की हत्या बताने की कोशिश की जा रही है। उस होमिसाइडल केस में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो डॉग स्क्वाड, FSL अधिकारी, सभी प्रकार के जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं, उसकी जांच में ये पता चला कि इसमें जो 2 आरोपी हैं, तो ये जो मृतक हैं ये उन्हीं गांव की एक महिला है जो विडो थी। उनसे करीबन 5-6 साल से इनका प्रेम प्रसंग था, संबंध था, उनके घर आया जाया करते थे और यही बात उस महिला के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसमें जो 2 आरोपी हैं, जो उसमें एक सोनू मंडावी है, उम्र 19 वर्ष, जो उस महिला का लड़का है, और मिथुन सयाम, ये उनके रिश्ते में भी लगते हैं और उसके दोस्त भी है। इन दोनों लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र करके ये प्लान बनाया था कि यदि अब ये मृतक जो है ये उस महिला से मिलने के लिए रात में घर आएगा तो उसकी हत्या कारित की जाएगी। इसी के चलते जब ये तालाब के किनारे से पीछे पीछे घर आ रहा था तो इन्होंने जो खेत वाला हिस्सा है वहां पर उसकी हत्या कारित की, कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमले किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसकी लाश को छुपाने के लिए वहां से खून साफ करने के बाद, मिट्टी में खून मिलाने के बाद बॉडी को तालाब में लेके गए और तालाब में जाके फेंक दिया। और जो कुल्हाड़ी और अन्य चीज जो हथियार इन्होंने यूज किए थे उनको इन्होंने तालाब में फेंक दिया। उसी के साथ इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे उनको घर जाके धोने लगे। इसमें फॉरेंसिक टीम और ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट जो होती है उसकी मदद से हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले। जब हमने वहाँ के टेक्निकल सर्विलेंस के जो फुटेजेस हैं और जो टेलीकॉम के डेटा हैं उनको चेक किया तो पता चला कि इन लोगों की रात भर एक्टिविटी थी। जब इसमें विरोधाभास पाया गया, इनसे सघन अलग अलग पूछताछ की गई तो उसके कारण ये पूरा खुलासा हुआ और फिर जो हथियार थे वो इनसे बरामद किए गए हैं और इनको आज न्यायिक हिरासत जो जुडिशियल रिमांड है उसके लिए पेश किया जा रहा है। चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम था, खून के खतरा के माध्यम से पुलिस पहुंची, किस तरह से ये आपको मिलना चाहिए? देखिए, शुरुआत में परिजनों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है
परंतु मुझे लगता है कि जहाँ घटना स्थल था वहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा जो ब्लड सैंपल था वो हमारे एक आरक्षक को दिखा था कि यहाँ पर एक खून की बूंद है। जब हम उसको ह्यूमन ब्लड डिटेक्शन किट से हमने चेक किया और उसको देखा तो वेरीफाई हुआ कि वो ह्यूमन ब्लड ही है। क्योंकि कई बार गांव में इस तरह की चुनौती रहती है कि लोग उसको एनिमल ब्लड या बलि दी है और भोजन के लिए इस्तेमाल की गई किसी चीज़ के हिसाब से बताते हैं। जब वो फॉरेंसिक किट से डिटेक्ट हो गया कि हाँ ये ह्यूमन ब्लड ही है और उसमें ब्लड सैंपलिंग भी आ जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर हमने जब बाकी उस एविडेंस की ट्रेल को टच किया तो उसके बाद हमें आरोपियों का पता चला। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बालाघाट ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में तेंदुपत्ता संग्रहण आज भी हजारों परिवारों के लिए आय का बड़ा साधन बना हुआ है। गर्मियों के मौसम में ग्रामीण परिवार जंगलों से तेंदुपत्ता तोड़कर उसे पुड़ियों में बांधकर समितियों के फड़ मुंशी को सौंपते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिलती है, जो पूरे उत्साह के साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जुटी रहती हैं। बालाघाट जिले के बिरसा वन परिक्षेत्र में भी इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कहा कि पूर्व वर्षों में तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन इस बार वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को पहले से सावधानी और सुरक्षा संबंधी समझाइश दी गई थी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण से उन्हें घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है और यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। बिरसा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 6 तेंदुपत्ता समितियां थी, जिनका टारगेट था 7,186 मानक बोरा। एक मानक बोरा में 1,000 गड्डी आती है। तो अभी तक का जो संग्रहण हुआ है अभी 7,616 मानक बोरा का हो गया है। मतलब जो टारगेट था उससे अभी ऊपर जा चुकी है। अभी भी 2 समितियों में अभी संग्रहण का कार्य चल रहा है। और अब इससे तेंदुपत्ता से रही बात होने वाले फ़ायदे के बारे में, तो जो कि पिछले साल का आंकड़ा है कि हमारे वन मंडल में, उत्तर समान वन मंडल में लगभग 1,32,000 संग्राहकों ने तेंदुपत्ता संग्रहण किया था। मतलब ये इस तेंदुपत्ता सीज़न में इतने लोगों को रोज़गार मिला था। प्लस अभी जैसे शासन की योजना है कि 4,000 उनको मानक बोरा के हिसाब से उनको संग्रहण दिया जाता है तत्काल में। उसके बाद में जो उनकी समिति जिस रेट में बिकती, मान लीजिए 7,000 में बिकी है या 8,000 में बिकी है, तो बाकी का जो खर्चा काट के शेष राशि उनको बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। और तेंदुपत्ता संग्रहण से जो राशि एकत्रित होती है उसका 15% राशि हमारे जो मतलब प्रदेश में जो लघु वनोपज संघ है उसके पास रहता है, जिसमें वो वृक्षारोपण और जो ग्रामीण विकास के कार्य कराते हैं वो उसी राशि से कराए जाते हैं ग्रामीणों की मांग के अनुसार, समिति की मांग के अनुसार। और चूँकि ये बहुत कम समय का सीज़न होता है, इसमें लगभग एक परिवार को वो संग्रहण के हिसाब से डिपेंड करता है, पर कम से कम 15 से 20 हज़ार की आमदनी हो जाती है, जो कि इनके 7 दिन की मेहनत या 8 दिन की मेहनत में ही उनको इतना प्राप्त हो जाता है। जबकि अगर वो किसान अगर खेती करेगा तो उसे शायद अभी जो यहाँ लगभग जो फ़ायदा कमा पाते हैं 1 से 2 एकड़ में, जो वो फ़ायदा कमा नहीं पाएंगे जितना वो थोड़े समय में कमा लेते हैं। और इस बार हमारे वरिष्ठ अधिकारी और वन मंडल अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक अधिकारी के निर्देशन में हम लोगों ने एक जो मतलब तेंदुपत्ता तोड़ने जाने के दौरान पे जो कुछ वन्य जीव मानव द्वंद की घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए थे, जिसमें मतलब लोगों को अकेले ना जाने की सलाह, जाएँ तो साथ में कुछ ब्लूटूथ स्पीकर या मोबाइल में गाने बजा के ले जाने की सलाह, अपने लकड़ी वगैरह लेके जाने, झुंड में जाने, उसमें घुंघरू लगाने की, ताकि अगर वो जाएँ तो अगर कोई वन्य प्राणी वहाँ रहे भी तो उनकी आहट पाके वो हट जाए। तो इस बार जो प्रयास किए और वन्य जीवों के पेयजल की व्यवस्था भी की गई, उसके लिए प्रयास किए गए, गंगा जल संवर्धन के तहत भी किए गए, तो जिससे ये हुआ कि वन्य जीवों को भटकते हुए बाहर नहीं आए। तो इस बार मतलब होपफुली अच्छा रहा कि ऐसे इस वन मंडल में इस प्रकार की कोई खास घटना शामिल नहीं आ पाई द्वंद्व की मानव जीवन। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों विशेष रूप से बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदू और मुस्लिम समाज सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए चौकी प्रभारी रोहित त्रिवेदी ने सभी लोगों से आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की।
वहीं पथरिया के नवपदस्थ तहसीलदार बिंद्रेश पांडे ने भी लोगों से आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। बैठक में जनपद सदस्य प्रतिनिधि संतोष मोदी, वार्ड सदस्य शरीफ खान, देवेंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट अनिल पाठक सहित पुलिस स्टाफ और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज जो शांति समिति की बैठक हुई, क्या है? आज चौकी नरसिंहगढ़ अंतर्गत जैसा कि विदित है कि दिनांक 28 मई को ईद का पर्व है। इस संबंध में आज चौकी प्रभारी महोदय और मेरे द्वारा और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में शांति समिति की बैठक की गई। सौहार्दपूर्वक, स्वच्छतापूर्वक त्यौहार मनाने के निर्देश दिए गए और बहुत ही सफलतापूर्वक ये मीटिंग संपन्न हुई और 28 तारीख को ऐसी आशा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा। धन्यवाद। आज श्रीमान तहसीलदार महोदय बिंद्रेश पांडे सर और चौकी स्टाफ के साथ में शांति समिति की मीटिंग ली गई, जो आगामी त्योहारों को, जो आगे 28 मई को बकरीद और आने वाले जो त्यौहार हैं उनके संबंध में शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक एवं सभी संप्रदाय के लोग उपस्थित थे, जिनसे आगामी त्यौहार को मनाने के संबंध में और पूर्व में जो जिस हिसाब से त्यौहार मनाते आए हैं उनसे चर्चा की गई, उनके जो समस्याएं हैं सुनी गई एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश उन्हें बताए गए, ताकि त्यौहार सौहार्दपूर्वक मनाया जाए। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा, उत्साह और जन भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, जन प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति और नागरिक शामिल हुए। कलश यात्रा के माध्यम से जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन का संदेश दिया गया। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य और महाआरती का आयोजन भी किया गया। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। शुजालपुर क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा विशाल पैदल मार्च और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मार्च टिमटिम चौराहा शुजालपुर मंडी से शुरू होकर एमपीबी डिविजनल ऑफिस तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां, झंडे और लालटेन लेकर प्रदेश सरकार एवं विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस पैदल मार्च में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। मार्च के समापन पर एमपीबी डिविजनल ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। शुजालपुर से सीनू संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। आगामी बकरीद और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर नागदा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर प्रशासन, पुलिस विभाग तथा विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में नागदा एसडीएम रंजना पाटीदार, सीएसपी विक्रम अहिरवार, एमपीईबी के मेहरबान सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने नगर में लगातार हो रही बिजली कटौती और नगरपालिका द्वारा समय पर कचरा वाहन नहीं पहुंचने की समस्या उठाई। इस पर प्रशासन ने त्योहारों के दौरान नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और समय पर कचरा वाहन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। त्योहारों को लेकर कुछ बातें डिस्कस करनी थी। इसके अलावा आप लोगों के भी कुछ बिंदु होंगे जो आप लोग चाहते हैं कि त्योहार में क्या क्या चीज़ें सही से होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें पहले कमी रह गई थी, तो वो सारी चीज़ें आप लोग भी स्वतंत्र हैं हम लोगों के साथ साझा करने के लिए, बताने के लिए। जो चीज़ें अमल लायक होंगी हम लोग उन पर काम करें। तो ये आज बैठक बुलाने का यही मुख्य मकसद है। तो शुरू करते हैं। आप में से जिसको भी जो भी समस्या रही हो, जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। त्योहारों में पुलिस प्रशासन का अहम योगदान रहता है, तो इस पर क्या व्यवस्था रहेगी? जो भी नागदा शहर की महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं और जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर कुर्बानी होगी, सभी जगह हमारी पुलिस की टीम लगाई जाएगी और हम लोग निरंतर जो अपना पेट्रोलिंग होती है
पेट्रोलिंग के लिए अलग से टीम्स बनाई जाएंगी, फिक्स पॉइंट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा हाईवे चेकिंग भी की जाएगी, ताकि अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई किसी पशु को लेकर गुजर रहा है तो उसको भी चेक किया। इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि हमें अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ काम करना है, ताकि हम त्योहार को अच्छे से मना सकें। चली जाए दिक्कत है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कम से कम 11 बजे तक तो नहीं, 5 बजे सुबह हो जाती है, मतलब अभी तो कोई इशू है नहीं। 6 बजे बाद 6 बजे से लेकर तो अभी देख रहे हैं। मैडम, नागदा थाने पे आज शांति समिति की बैठक ली गई थी, उसका क्या मामला था? जैसा कि आप जानते हैं 28 तारीख को नगर में बकरीद का प्रोग्राम मनाया जाएगा, जो मुस्लिम समाज बहुत ही उत्साह से मनाता है। उसी के संबंध में आज शांति समिति की बैठक थी। उसमें पिछले वर्ष जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्या ये सुधार चाहते हैं, क्या इनके सुझाव, उस पर चर्चा की गई है। सभी समुदाय को शांतिपूर्ण मनाएं, कोई भी समस्या हो, इस तरह की भ्रामक जानकारी हो तो अवगत कराएं, उसे ना फैलाएं, क्योंकि इस पर कुर्बानी भी होती है, तो उसके अवशेष यहाँ वहाँ न फेंके। इसके लिए नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर अपने कचरा वाहन कर अवशेषों को एकत्रित करें। 8:30-9 बजे तक नमाज सबसे पहले बाईपास मस्जिद में 6 बजे होता है, और भी 1-2 मस्जिद में जहाँ पर 6 बजे हो जाएगी। उसके बाद 7 बजे, 7:30 बजे, और अंत में 8:30 बजे, 8 बजे 7:30 बजे जामा मस्जिद, 8 बजे ईदगाह। वो तो आपसे एक हफ्ते आगे ले लेंगे, कब क्या नमाज के बाद कुर्बानी होती है। कुर्बानियाँ फर्स्ट 3 दिन तक 28-29-30 दिन चलती है। कुर्बानी होने के समय जो उनके अवशेष होते हैं, हमने गाइडेंस किया है कि कोई भी सड़क पर इधर उधर उनको न फेंके, उनको इकट्ठा करके रखे। नगर पालिका की कचरे की गाड़ी 3 बार राउंड लगाएगी, 10 बजे करीब, 2 बजे के करीब और 4 बजे करीब, तो अवशेष में डालते हैं और लोग फेंक लेते हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं। दूसरा, नमाज के वक्त ईदगाह से रूट डाइवर्ट हो जाए, ईदगाह से पूरा नगर पालिका ये 10-11 बजे तक जाना। मिठाई भी होती गई, उस टाइम पर तो ज़्यादा समय लगता, लेकिन इसमें तो सब कुर्बानी में लग जाती है, इसमें ज़्यादा रेंटमेंट भी होती। लेकिन वहाँ पर नगर पालिका की गेम जो लगती है हमारा बच्चों को रोकनी है, नमाज के भीड़ बड़ा तो होता है इकट्ठा, तो वो रेट पैदा ना करे, वो लग जाए। पानी की व्यवस्था रहे, जो सफाई व्यवस्था है मस्जिद एरिया में, सरकार परेशान होती है, उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।